नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम सब्जेक्ट वाइज जो आरओ का जो पेपर हुआ है 20 तारीख को, उसका सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आपके लिए। तो आपको पॉलिटी का सॉल्यूशन मिल चुका है, हिस्ट्री का सॉल्यूशन मिल चुका है, इसी क्रम में ये साइंस का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। और ये ध्यान रखिएगा, सेट डी का सॉल्यूशन है। सेट डी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपने पेपर से मिलाना चाहेंगे तो ये सेट डी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर पेपर में है वही क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया जा रहा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इज आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा। तो देखा जाए तो इस तरह का जो पार्क है, बेसिकली एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका उन्नाव में स्थित है। और ये बेसिकली एक जगह बंथर उन्नाव में, तो उस जगह पर ये पार्क स्थित है। इस यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया, इसका नाम है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। बेसिकली जहाँ पे टैनरीज वगैरह होती है, जहाँ पे लेदर का काम होता है, जहाँ पे लेदर की फैक्ट्रीज होती है, वहां से जो एफ्लुएंट जो अपवाह निकलता है, जो वहां से वेस्ट वाटर निकलता है, उसको पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जिसको बोलते हैं CETP, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक। दूसरा अगर आप देखें कानपुर के बारे में, कानपुर भी ऑप्शन था आपके पास, तो कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, अगर आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है, ये आ भी चुका है क्वेश्चन कई बार कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कानपुर में स्थित है। ठीक। तो कानपुर का ऑप्शन था आपके पास, उन्नाव का ऑप्शन था, तो आपका जो सही वाला ऑप्शन है उन्नाव है। दूसरा वाला ऑप्शन अगर जो कानपुर का ऑप्शन था, वहां पे अगर हम देखें तो दो इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, दूसरा है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। ठीक। कानपुर में और भी है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कानपुर में स्थित है। इस तरह से आगरा में देखेंगे तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आगरा में स्थित है। नोएडा भी ऑप्शन में था, तो नोएडा में है आपका वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो लखनऊ में स्थित है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है IIPR कानपुर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है IVRI इज्जतनगर, चौथा ऑप्शन कह रहा है IGFRI झांसी। तो बेसिकली ये IIPR अभी आपने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पे है? कानपुर में। पहला जो आपका क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड भी है, तो यानी कि ये सुमेलित है, यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये इंडियन वेटरनरी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर में बरेली में, और ये है आपका IGFRI झांसी में। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये लखनऊ में ना होकर के ये कहाँ पे स्थित है? ये जो पहला वाला ऑप्शन आपका है यहाँ पर, ये कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। ठीक। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड है। IIPR कानपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, IVRI अगर इसके बारे में आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो इसके देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है। और आप देखेंगे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जतनगर बरेली में स्थित है। सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक और इंस्टीट्यूट है बरेली में, ये भी इज्जतनगर बरेली में स्थित है। कि ये IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? ये झांसी में स्थित है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र है, बेसिकली ये झांसी में स्थित है आपका। ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ।
तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारे एक्सप्लेनेशन के बारे में डिटेल्स मिलेंगे, सब सारे ऑप्शन के बारे में जानते हुए चलेंगे, हमारी आगे की एग्जाम की जो तैयारी जो है वो और भी स्ट्रांग होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी देखिए काफी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिल भी रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन से एसिड का यूज जो है बैटरी में किया जाता है, जो कार में जो बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, विनेगर को बोलते हैं, सिरके को बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह बेसिकली जो लोग अपना सैनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए, घरों में जो सैनिटरी या टॉयलेट वगैरह में साफ करने के लिए एसिड यूज किया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। या बड़े स्केल पे, अगर लार्ज स्केल पे देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज है वो इंडस्ट्री में जो बॉयलर होता है, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उसकी तलहटी में जो चीजें जम जाती हैं उनको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का जो यूज है वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जैसा कि आपने अभी देखा होगा अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था लेबनान में, बेरूत में, तो वो नाइट्रिक एसिड से ही जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, और इसका जो यूज बेसिक जो एज एसिड डायरेक्टली ये कार की बैटरी में यूज किया जाता है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पर ये सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और इन एसिड्स के बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो डिटेल में देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि आप बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ये जो है बॉयलर्स में सिंक को, इन सबको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को एक बात और ध्यान देने वाली है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इसे कार की बैटरीज में, पेंट्स में, ड्रग्स में, डाइज में, फर्टिलाइजर में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड देखिए अभी हमने बताया फर्टिलाइजर में दूसरा यूज, जो सोनार वगैरह जो एसिड यूज करते हैं वो यही इसी एसिड का यूज करके, खास करके जो चांदी की के जो होते हैं ऑर्नामेंट्स, उन्हें साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। एसिटिक एसिड भी आपका क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए, जैसे लकड़ी की चीजें हैं उन सबको साफ करने के लिए, और खाने वाने में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी दिखाई गई है, बैटरी में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, और इसमें लेड के दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक लेड ऑक्साइड होता है, एक लेड की मेटल होती है। तो जब ये डिस्चार्ज होती है तो जो लेड की मेटालिक प्लेट होती है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होती रहती है, और दूसरी रिड्यूस होती रहती है। जब रिचार्ज करते हैं तो इसका उल्टा प्रोसेस आता है, फिर से वो लेड वाली प्लेट बन जाती है और फिर से वो लेड ऑक्साइड की प्लेट बन जाती है वापस। तो इस तरह से इस एसिड का मतलब बार बार इस बैटरी को हम रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। यही इस बैटरी की सबसे अच्छी बात यही होती है। आइए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि आलू के जो चिप्स होते हैं वो प्लास्टिक के थैलों में किस के वातावरण में संकुलित किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा नाइट्रोजन के वातावरण में, दूसरा ऑप्शन दे रहा हाइड्रोजन के वातावरण में, तीसरा ऑप्शन दे रहा ऑक्सीजन के वातावरण में, और चौथा ऑप्शन कह रहा आयोडीन के वातावरण में। तो आपको यह बताना है कि ये बेसिकली कौन सा गैस इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए गैस कौन सी यूज की जाएगी ये किस बात पे निर्भर करेगा, यही इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देगा। अगर आप ये बता दें कि गैस यूज ही क्यों की जाती है, गैस यूज करने की क्या जरूरत है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से बता देंगे। बेसिकली क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस काफी रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये क्या करते हैं जो भी जिस चीज में पैक की जाती है, तो ऑक्सीजन अधिकतर चीजें क्या होती है कि ऑक्सीजन से बहुत ही, जैसा कि आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जलती नहीं है। तो ऑक्सीजन से जो भी चीजें होती है ऑक्सीजन धीरे धीरे उनसे रिएक्शन करके उनको खराब करता रहता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कोई भी गैस इस तरह की गैस होती है। तो इसलिए क्या करते हैं जब भी इस तरह की चीजों को पैक किया जाता है तो वहां से जो उसमें से कंटेनर में से जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी गैस होती है उसको पहले बाहर करके, यानी कि वो जो पूरा का पूरा कमरा जहाँ पे पैकेजिंग होती है उसमें नाइट्रोजन गैस ऊपर से आ रही होती है, और उसी माहौल में उसकी पैकेजिंग की जाती है जिससे कि उसके अंदर कोई दूसरी गैस नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं बेसिकली नाइट्रोजन सबसे कम क्रियाशील है, कम रिएक्ट करती है। तो जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा दिन तक ड्यूरेबल रहते हैं, ज्यादा दिन तक, और जो उसका टेस्ट वगैरह बेकार नहीं होता, खराब नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन कोई रिएक्ट
नहीं करती है और नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। तो जो और क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये आसानी से इसकी गैस को आप कलेक्ट करके इसका प्रोसेसिंग आसानी से कर सकते हैं, ये आसानी से अवेलेबल है। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली भी है और रिएक्टिव भी है। आयोडीन को यूज करने का कोई पर्पज नहीं बनता है, क्योंकि आयोडीन बेसिकली गैस नहीं होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। आयोडीन बेसिकली सॉलिड है, अगर 30 डिग्री 27 डिग्री से ऊपर जाएंगे तब ये आयोडीन आपको गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में मिलेगी, अदरवाइज इसके पर्पल कलर के सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नाइट्रोजन के वातावरण में ये जो आलू के चिप्स पैक किए जाते हैं, क्यों पैक किए जाते हैं, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में भी आप देख चुके हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है और कुछ खास बात, कि नाइट्रोजन बहुत सेफ है, इनर्ट गैस है, ये कोई रिएक्शन नहीं करती है किसी चीज से, खाने पीने की चीजें काफी दिनों तक इसमें ताजा बनी रहती हैं, इसलिए इसमें चीजों को, चिप्स वगैरह की चीजों को और भी कई तरह की जो खाने की चीजें हैं वो इसी नाइट्रोजन के उसमें ही पैक की जाती है, एनवायरनमेंट में पैक की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 58, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो 4 मेथड्स आपको दिए गए हैं, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी, तो इन चारों जो प्रक्रियाएं, ये चारों प्रक्रियाएं आपको दी गई हैं, इनके फीचर्स अगर आपको पता हो कि कौन सी प्रक्रिया क्यों इस्तेमाल की जाती है या उसका फीचर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। देखिए, बेसिकली जो डिस्टिलेशन का, जो आसवन जिसको बोलते हैं, आसवन की जो प्रक्रिया है, आसवन में क्या होता है कि ये बेसिकली अगर 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड अगर आपस में मिक्स किए गए हैं तो उसे आसवन या डिस्टिलेशन के माध्यम से अलग किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, आसवन में अगर आप इसका कॉलम देखेंगे, हालांकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से जो ठोस होते हैं उनके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जैसे कोई सॉलिड है सपोज, और उनमें से कोई एक सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी रखता है, ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है, तो क्या करते हैं कि वो हम जब उसे गर्म करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, और जो दूसरा जो सॉलिड है, जो सब्लिमेशन नहीं रखता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, वो वहीं का वहीं पे बचा रह जाता है। तो इस तरह से जो सब्लिमेशन वाला जो है वो अलग हो जाता है, पूरा प्योर कंपाउंड अलग से आपको मिल जाता है। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये आपका क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई सॉलिड्स है तो उसको पानी में पहले घोल देते हैं, और जिस चीज का क्रिस्टलाइजेशन हमें करना है उसका हम ज्यादा कंसंट्रेशन मिलाते हैं, एक कोई जो कैलस या इस तरह का कोई उसमें हम चीज सस्पेंड कर देते हैं, डुबो देते हैं, जिसके ऊपर उसके क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। तो इस तरह से एक तरह का सॉलिड अलग कंसंट्रेशन पे क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाता है, दूसरा वाला सॉलिड उसी में घुला हुआ रह जाता है। आसवन में क्या होता है कि जब 2 लिक्विड या 2 से ज्यादा लिक्विड एक मिक्सचर में है, तो हम उसको जब बॉईल करते हैं तो हर लिक्विड का एक बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉईल करता है, अल्कोहल 70-80 डिग्री पे बॉईल करता होगा, कोई दूसरा लिक्विड होगा हो सकता है उससे ज्यादा पे बॉईल करता होगा। तो पहले जब उसको बॉईल करते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसका पहुंचता है, उसके बाद एक लिक्विड वेपर बन के बाहर निकलने लगता है, फिर उसका टेम्परेचर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि उस लिक्विड का कंपोजिशन, यानी कि उसमें दूसरा लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो जाती। तो इस तरह से एक लिक्विड आपका अलग हो जाता है, फिर दूसरा बॉईल होना शुरू होता है, वो फिर अलग हो जाता है अलग टेम्परेचर पर। इसी तरह से अलग अलग लिक्विड अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए जो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण, ये दोनों तो शुद्धिकरण के लिए, ठोस के अशुद्धियों को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो आसवन की जो प्रक्रिया, डिस्टिलेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, जो इस ऑप्शन में केवल लिक्विड्स को अलग अलग किया जा सकता है, इसके माध्यम से ठोस को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। और इसके बारे में अगर आप देखें डिटेल्स, तो यहाँ पे कुछ जैसे ये देखिए, ये डिस्टिलेशन का वो है, पूरा एक प्लांट है जिसमें आप लिक्विड को गर्म करते हैं। तो 2 तरह के लिक्विड है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले
बॉयल होकर पहले वेपर बनेगा, फिर कंडेंस होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, फिर जब दूसरे लिक्विड का, फिर उसके बाद उसका फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फिर दूसरा लिक्विड बॉयल होगा, फिर वो अलग हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ये सब्लिमेशन आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि इसे आप देखें कपूर है या नौसादर है, अब उसमें कोई अशुद्धि, मान लीजिए बालू मिल गया या कुछ भी मिल गया, कोई चीज आपने उसमें मिक्स कर दी, तो कपूर को उस बालू या मिट्टी से अलग करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कपूर को गर्म कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ रख दीजिए, कपूर उड़ करके ऊपर कंडेंस होकर के अलग हो जाएगा, बाकी मिट्टी या बाकी जो भी चीजें हैं वो अलग हो जाएंगी। या नौसादर भी इसी तरह से बिहेव करता है। तो इसलिए जो ठोस को इसलिए किस तरह से कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन ये जो प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सॉरी ये क्रिस्टलाइजेशन है, ऊर्ध्वपातन यहाँ पे ऊपर जो पॉट रखा हुआ है, नीचे से गर्म कर ऊपर जाके कंडेंस हो जा रहा है। और ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की एक यहाँ पे दो से ज्यादा तरह के सॉलिड घुले हुए हैं, जिसको हमें क्रिस्टलाइज करना, उसका हम ज्यादा कंसंट्रेशन मिला देंगे और इसमें कुछ चीज ऐसी डाल देंगे जिसके ऊपर उसके क्रिस्टल्स बन सके, तो वो जो भी हमने ज्यादा कंसंट्रेशन मिलाया है वो इस पे जमता हुआ अलग अलग हो जाएगा। फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जो दूसरा सॉलिड है उसमें घुला हुआ रह जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, आपका आंसर था बी, सॉरी ए, यानी कि आसवन, यानी कि आसवन के द्वारा जो है लिक्विड्स को अलग किया जाता है, बाकी इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा सॉलिड्स को अलग किया जाता है, ठोस को अलग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही तरह उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि जो हम सिग्नल में रेड लाइट क्यों यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया कि प्रिज्म में सबसे कम कौन सा विचलित होता है। जो कहीं भी जो सबसे कम विचलित होता है वही सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल प्रकाश जो रेड लाइट होती है वो क्या होती है, क्योंकि कम डेविएट होती है, कम डिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करना होता है, तो क्योंकि ये दूर तक सीधी जाती है डिफ्लेक्शन के बिना, इसलिए सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वर होता है उसके पास सबसे पहले पहुंचती है। तो क्या होता है कि लाल जो रंग होता है वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, और जो वायलेट, यानी कि जैसे आप देखेंगे विबग्योर होता है, आपको पता होगा वायलेट, इंडिगो, विबग्योर का सीक्वेंस आपको पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा दूरी तक जा सकता है बिना डिफ्लेक्शन के। और इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे, इसकी डब्ल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता बिना डिफ्लेक्ट हुए। और ये पहले भी सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी, और सबसे कम विचलित होता है रेड। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, लाल रंग होगा, ऑप्शन बी होगा। अगर आप इस पे देखें यहाँ पे प्रिज्म में, तो प्रिज्म में भी इसी चीज को दिखाया गया है कि जो लाल रंग, आपको जो लाल रंग की जो देखिए, पहले यहाँ से व्हाइट लाइट पड़ रही है, और व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर से गुजर रही है, तो ये अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी इसके वजह से होने की वजह से ये क्या हो रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्ट कौन हो रहा है, बैगनी रंग। सबसे कम डाइवर्ट कौन सा रंग हो रहा है, रेड वाला। रेड वाला कम क्यों डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक, ये ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जाएगा, फिर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेड, लाल। ठीक, यही आंसर होता है आपका कि जैसे क्यों लाल रंग का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और ज्यादा दूर तक जा सकता है बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पूछा था आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहा है आपसे कि जो हींग है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो हींग एक पौधे से मिलती है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो नाम है एसाफोटिडा बोला जाता है। तो एसाफोटिडा जो हींग होता है, ये हींग के प्लांट का नाम है। तो इस प्लांट, बेसिकली ये प्लांट से मिलती है हींग। तो आपको पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तने के स्राव से, दूसरा ऑप्शन है जड़ों के स्राव से, तीसरा है फलों के निष्कर्षण से, और चौथा ऑप्शन है पत्तियों के निष्कर्षण से।
तो बेसिकली जो हींग का जो कल्टीवेशन होता है वो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो उस तरफ के हिमालय के अपोजिट तरफ के जो एरियाज है वहां पर ये सब कंट्रीज में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हींग के पेड़ उगाए जाते हैं, फिर इन पेड़ों को जड़ के पास से एकदम काट दिया जाता है। तो जिसकी जो मेन जड़ होती है उसकी जड़ से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो एक रेजिन निकलता है, उसी रेजिन को चाकू से पोंछ करके निकाल लिया जाता है, वही सुखा ली जाती है, उसी को पाउडर के फॉर्म में कर लिया जाता है, वही हींग होती है। ठीक, तो इसलिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, बी। अगर हम इसका पिक्चर देखना चाहें या इसका जो प्रोसेस देखना चाहें तो ये बेसिकली इसका पेड़ होता है इस तरह से, बहुत बड़ी हाइट का पेड़ नहीं होता है, छोटे हाइट का ही होता है। लेकिन इसका जो पेड़, इसके पेड़ को पूरा इस हींग निकालने के लिए पूरे पेड़ को काटना पड़ता है, पूरे पेड़ को काट के गिरा दिया जाता है, और फिर उसके पास से जो निकलती है नीचे से, जो उसका जड़ से जो निकल के आता है जो सेक्रेशन रेजिन, वही जो है हींग के रूप में इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात है, हींग इतनी महंगी इसीलिए होती है कि एक पेड़ से मुश्किल से 500 ग्राम भी, 50 ग्राम भी हींग नहीं निकलती है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में पूछा जा रहा है कि त्रिकोष्ठीय हृदय, थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। बहुत ही मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप जाएंगे कि अगर आपको जियो के डेवलपमेंट के बारे में, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कि जैसे अगर आप कीड़े मकोड़ों में देखेंगे तो उसमें कोई डेवलप हार्ट नहीं होता है, जैसे आप कॉकरोच ले लीजिए, केचुआ ले लीजिए, इस तरह के जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का हार्ट होता है। केवल गैसियस एक्सचेंज के थ्रू इसमें मतलब डायरेक्टली ब्लड इनका भी अलग तरह का होता है, तो उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकती है और वही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो धीरे धीरे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली मछलियों में आपको क्योंकि मछलियां जीवों की उत्पत्ति जो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि पानी में ही हुई थी, तो मछलियां पानी में ही रहती हैं, तो सब उससे जो थोड़ा सा जो छोटे कीड़े या छोटे जीव हैं उनसे थोड़ा सा एडवांस टाइप का हार्ट होता है मछलियों में। फिर मछलियों के बाद अगर आप जाएंगे तो फिर ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, यानी कि उभयचर जिनको बोलते हैं, एम्फीबियन जिनको कहते हैं। और एम्फीबियंस के बाद आप आएंगे तो उससे हायर ऑर्डर का जो है वो आपका बर्ड्स में और मैमल्स में इस तरह का आपको हार्ट मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिकोष्ठीय हृदय जो है वो किसमें पाया जाता है। तो मछलियों में आप जानते हैं कि 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। फिर इसके बाद आप जाएंगे रेप्टाइल्स और इसमें तो आपका सॉरी उभयचरों में एम्फीबियन जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 4 बेसिकली 4 दिखता है, लेकिन वो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वेंट्रिकल, जो नीले वाला जो हिस्सा होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो ऊपर 2 और नीचे 1 चैम्बर, इस तरह से 3 चैम्बर इसमें बन जाते हैं। जबकि आप और ऊपर ऑर्डर में जाएंगे पक्षियों में या स्तनधारियों में तो इनमें 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है, 4 कोष्ठ वाला हार्ट होता है इनके पास। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबियंस, उभयचर। और ये देखिए अगर आप देखेंगे फिशेस, सबसे प्रिमिटिव टाइप का हार्ट है फिशेस में। मछलियों में क्या होता है, बेसिकली 2 ही लोग होते हैं, 2 ही चैम्बर यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1 चैम्बर, ये 2 चैम्बर, एक तरफ से इम्प्योर दूसरी तरफ से प्योर, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर के निकलती रहती है और एक पूरा ब्लड ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, मिक्स होती है, फिर दूसरे चैम्बर में जाती है, फिर सर्कुलेट होती है। तो मछलियों में 2 ही चैम्बर होता है। फिर आप देखेंगे एम्फीबियंस के उसमें, तो यहाँ पे ये लंग्स और स्किन के थ्रू सांस ले सकते हैं। इसमें ऊपर का 2 चैम्बर तो अलग होता है, लेकिन नीचे वाला जो तीसरा चैम्बर वो मिक्स होता है। फिर आप देखेंगे रेप्टाइल्स और इन सब में, बर्ड्स में ये 4 चैम्बर होता है, इसमें ये केवल लंग्स के द्वारा ही सांस ले सकते हैं। और मैमल्स और बर्ड्स भी, ये भी केवल मतलब इनमें भी 4 चैम्बर होता है, और ये इसमें सेप्टम में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा क्लियर स्पष्ट डिवीजन होता है। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये 2 होता है और ये 3 चैम्बर होता है एम्फीबियंस में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
पहला ऑप्शन है, मतलब एक तरफ फसल का नाम लिखा है, दूसरी तरफ खरपतवार का नाम लिखा हुआ है। फसल है गेहूं, गेहूं को बोल रहा है फ्लैरिस माइनर। बी बोल रहा है धान बथुआ। तीसरा बोल रहा है कि मटर प्याजी। और बरसीम कासनी। तो बेसिकली फ्लैरिस माइनर या गेहूंसा इस तरह का इसका नाम होता है। बथुआ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन वो है कि ये गेहूं के खेत में उगता है और ठंडी के सीजन में उगता है। अक्टूबर नवंबर में जब गेहूं बोया जाता है, उसके बाद आप दिसंबर जनवरी में ही बथुआ देखते हैं। तो इसका जो सुमेलित ना होने वाला आंसर वो धान है, यानी कि धान में बथुआ नहीं होता है। बथुआ कहाँ होता है? गेहूं में। तो ये इस खरपतवार जो ये फसल धान की फसल में बथुआ नहीं होता है, इसलिए सुमेलित नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? बी। बाकी जो गेहूं में फ्लैरिस माइनर या मटर में प्याजी जो ये सब खरपतवार होते हैं, इनके बारे में भी अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन, ये इसका जो सोल्यूशन। इसमें देखिए इस तरह की जो घास होती है फ्लैरिस माइनर या गेहूंसा कहा जाता है इसको। ये गेहूं की फसल के साथ में उगता है, इस तरह से दिखता है, छोटे छोटे, मतलब इसमें, मतलब इसकी पत्तियां तो गेहूं की तरह होती है, लेकिन आप इसका वो देख रहे हैं फल वाला जो हिस्सा है वो गेहूं की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये वाला आप देख रहे हैं जो बथुआ है, चिनोपोडियम जिसका बोलते हैं साइंटिफिक उसमें, और ये गेहूं के साथ में ये भी उगता है। प्याजी देखिए प्याज की तरह दिखती घास, लेकिन ये प्याज की तरह बिल्कुल छोटा सा, इसमें जो नीचे गोल गोल उभरा हुआ होता है, बाकी ऊपर की पत्तियां इसकी ऐसी होती है, लेकिन ये प्याज की तरह बिल्कुल नहीं होता, प्याज की तरह दिखता है। मटर के खेत में काफी उगता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही था। चिकोरी या कासनी जो बरसीम के साथ में उगती है, इस तरह से दिखते हैं उसके फूल वगैरह। तो ये आपके बाकी ऑप्शंस के डिस्कशन थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बीच में देखना शुरू किया है तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है वो सेट डी के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर है। वहां पे 78 नंबर पे आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन 78 नंबर का जो क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है? जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, जेनेटिक उद्योग में क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है मछली पालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार करना, चौथा ऑप्शन है खनन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो जेनेटिक उद्योग उन उद्योग को कहते हैं जो बेसिकली प्राइमरी रिसोर्स हमको प्रदान करते हैं। उस तरह के उद्योग जहां से जनरेट होती हैं चीजें, जहां से शुरुआत होती है चीजों की, जहां से रिसोर्स हमको मिलता है, वो उस तरह का जो उद्योग, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के जो आप अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे तो जो प्राइमरी सेक्टर जो बोलते हैं आप उसको, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, उनकी जो एक्टिविटी है वो जेनेटिक वो कहलाती है। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली दो तरह का होता है, एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती है, दूसरी एक्सट्रैक्टिव होती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज की खास बात क्या है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, दोहन करते हैं, जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो वो खनन से रिलेटेड होता है या आपके जैसे तरह तरह की, जैसे पेट्रोलियम माइनिंग, एग्रीकल्चर, इस तरह की हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मौजूद है हमारे नेचर में, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जबकि जो जेनेटिक जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम जो लिविंग जो चीजें हैं, लिविंग चीजों को जो है ग्रो कराते हैं, फिर उन्हीं से करते हैं, फिर उसी में फिर पुनः उनको बढ़ाते हैं, रीग्रो करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो, इसमें से मछली पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, जो एनिमल्स खास करके इसका जो वो है वो आता है इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक, तो जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम जंतुओं का खास करके वो उनको ग्रो करते हैं, फिर उन्हीं से हार्वेस्ट लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें फिशिंग, पोल्ट्री और ये मुर्गी पालन, इस तरह की चीजें, पिगरी, ये सब चीजें इसमें आती हैं इस जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे कृषि करना, शिकार करना, खनन, ये सब तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। शिकार करने में भी आप पालन कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो मौजूदा एनिमल उसी को वो कर रहे हैं। कृषि में भी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जो मछली पालन जो है, मछली पालन में क्या करते हैं, आप मछली पालते हैं, बढ़ती है संख्या, उनमें से निकालते हैं, फिर उसकी संख्या बढ़ाते हैं, फिर उसको इस तरह से आप इसको करते हैं, इसको सस्टेन करते हुए। इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जेनेटिक इंडस्ट्री के केस में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बाकी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी इसके अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें थोड़ा सा डिटेल, तो देखिए दो तरह का एक्सट्रैक्टिव
निष्कर्षण उद्योग, जेनेटिक उद्योग। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से उनसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। जबकि यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है उनमें रियरिंग और ब्रीडिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सबसे खास बात, जब अगर आप खुद रियरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं तब तो आप ये जेनेटिक इंडस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आप सिंपली चीजों को दोहन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो भी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फिशिंग, देखिए फिशिंग करना और फिशरी होना, जैसे यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री में फिशरीज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये तो फिशिंग ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, जैसे आप कहीं समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, नदी में मछली पकड़ने जाते हैं, तो मछली आपने नहीं उगाई, वो नेचुरली अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे जो इसका जो प्राथमिक ये इसमें आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन फिशरी, जब आप मछली का पालन आप खुद कर रहे हैं, खुद उसकी रेयरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में और जेनेटिक इंडस्ट्री में, ये आपको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन, अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 83। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, ठीक। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2010 में इसके लिए एक्ट लाया गया था, और इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इसको जो इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2010। और अगर आप एनजीटी के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहें तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें एनजीटी 2010 में किया गया था। ये देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। और ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण को बचाना, वन संरक्षण को बचाना, अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें जो लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ, उसको एनफोर्स करना, और उनसे जो भी अगर कोई चीज डैमेज हो गई है तो उसका क्षतिपूर्ति उन सबको करना, कंपेंसेट करना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खास बात है, ये जो 1908 की जो नागरिक जो संहिता है, नागरिक प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, उसके द्वारा जो प्रदान की गई है कार्यविधि, उससे ये प्रतिबद्ध नहीं है। कहने का मतलब उस सीआरपीसी के द्वारा, ये सिविल सीपीसी के द्वारा जो ये बाउंडेड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है, और ये इसको ओवरराइड कर सकता है। जो 1908 जो नागरिक संहिता, जो प्रक्रिया संहिता है, उसके जो प्राविधान है उसको सुपरसीड कर सकता है, उसका अतिक्रमण कर सकता है, उसका अतिक्रमण करते हुए अपना डिसीजन दे सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस चीजों को, जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये इसकी पावर्स है, इसकी पावर्स काफी वो है। आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा डिसीजंस इसके आते हैं, और वो बाकी जो एग्जिस्टिंग चीजें होती है उस पर सुपरसीड कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो बेसिकली जो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। अगर आप ये देखना चाहें कि बाकी जगहों पे क्या है, बाकी जगह क्यों फेमस है, इस तरह के कौन सा वहां पर इंस्टीट्यूट है, किस तरह के संस्थान के लिए जाने जाते हैं, तो जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ, देहरादून में। भोपाल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, और इसका नाम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। जबकि देहरादून में क्या, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान केंद्र संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, इसको हम बोलते हैं NEERI, नीरी, ठीक। तो नीरी कहाँ पे है, नागपुर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो आपका
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो हो गया आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली, नई दिल्ली में इस तरह का जो इंस्टीट्यूट है वो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी इसको बोलते हैं। जैसे इसको नीरी बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, TERI, टेरी। ठीक, तो ये टेरी दिल्ली में है, नीरी नागपुर में है, और आपका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। ठीक, तो इस तरह से आप ये 4-5 इंस्टीट्यूट के नाम रख सकते हैं जो एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। और ये जो सिटीज है इनसे आप इनकी जो आप अभी जो ऑप्शन में सिटीज दिए गए थे 4 ऑप्शन, तो आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता भी चल गया और भी चीजें आपको जानकारी हो गई जो आपके आने वाले और भी एग्जाम्स उसमें पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी इस तरह की चीज करें, जब भी पेपर सॉल्व करें, तो उसके चारों ऑप्शन पे जा करके पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये आपको बताना है। बेसिकली इस नाम का कोई पार्क नहीं है। बेसिकली ओशियनिक का मतलब कि ओशन से रिलेटेड, मरीन नाम भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह के बेसिकली 5 नेशनल पार्क आपके कंट्री में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पार्क जिसको बोलते हैं, कुछ का कैटेगरी 5 है, 5 में से 3 की कैटेगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है और 2 की कैटेगरी नेशनल पार्क की है। तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन में से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि वो जो 5 है उस पांचों में से कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सुंदरबन, तो बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो एक मासी लैंड है, दलदल का एरिया है, और यहाँ पे ये सुंदरबन, ये ओशियनिक नेशनल पार्क यहाँ नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। चिलिका झील, जो चिलिका झील है ये एक लगून है बेसिकली देखा जाए तो। आपके यहाँ पे जो कहने का मतलब ये लैंड पे स्थित है, तो मरीन नेशनल पार्क ये भी नहीं है। अब बचता है आपका निकोबार आइलैंड और कच्छ। तो निकोबार आइलैंड में ऐसा कोई पार्क नहीं है जो मरीन या तरह का, तो कच्छ ही बचता है। कच्छ में एक नेशनल पार्क है इस तरह का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कच्छ होगा, क्योंकि कच्छ में 5 में से एक जो है वो कच्छ में है, बाकी इन तीनों में से कोई किसी भी जगह पर वो कोई मैरीन नेशनल पार्क नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे इन सब के बारे में तो आंसर तो इसका कच्छ होगा। कच्छ क्यों होगा वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखिए अब आपको यहाँ पे 5 नेशनल पार्क दिखाए गए हैं। 5 नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क या ओशियनिक नेशनल पार्क, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, कच्छ गुजरात में है। दूसरा ऑप्शन है अंडमान आइलैंड्स में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो अंडमान आपको आंसर नहीं दिया गया था, आपको निकोबार का आंसर दिया गया था। ठीक, तीसरा ऑप्शन है गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा। तो ये गहीर माथा एक नेशनल वो है वहां पे ओशन। और फिर गल्फ ऑफ मन्नार ये आपका तमिलनाडु में है, और मलवन मरीन वन्य जीव अभयारण्य ये महाराष्ट्र में है। ठीक, तो इन पांचों में से सिर्फ कच्छ वाला ऑप्शन ही वहां पे मैच कर रहा था, इसलिए आपका आंसर कच्छ था। ठीक, बाकी ये कभी भी इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो ये पांचों आपको पता होने चाहिए कि मन्नार की खाड़ी का जो मरीन नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में है, मलवन ये जो महाराष्ट्र में है, और महात्मा गांधी अंडमान में है, और कच्छ जो है गुजरात में है। ये 5 आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पहला है इसलिए पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया पहला कृत्रिम रबर संयंत्र किस जगह पे लगाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉजिक्स नहीं है, इसलिए आइए फैक्ट्स पे चलते हैं। इसका आंसर है पानीपत। फैक्ट्स अगर देखेंगे तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के पानीपत में। ये देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र 29 नवंबर 2013 को खोला गया था, और ये किसके सहयोग से बनाया गया, जापान और ताइवान के सहयोग से बनाया गया है। इसकी लागत जो आई थी वो 9 अरब 58 करोड़ रुपए थी। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। पानीपत में जो रबर आर्टिफिशियल रबर का जो प्लांट लगाया गया है आर्टिफिशियल, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या पूछा जा रहा है कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत
चरम स्रोत करने का मतलब एक्सट्रीम है, फाइनल एनर्जी का सोर्स वही है। बीच से मतलब आपके बीच के स्टेप्स पे नहीं जाना है कि कौन सी जीव जो फॉसिल की जो एनर्जी आती कहां से है। तो देखिए इस पूरे जो हम हमारे जो सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ पर जितनी भी चीजें जो चल रही हैं, जो रन हो रही हैं, वो सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित है। अल्टीमेटली सूर्य की ऊर्जा से पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं, फिर वो बाकी एनिमल्स उस पर डिपेंड करते हैं, फिर उसी वही जो एनिमल्स और प्लांट्स जब वो पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वही जीवाश्म ईंधन बन जाता है, फिर उसी से आपकी मोटर गाड़ी चलती है। तो कोई चाहे वो किसी भी तरह का ईंधन हो, किसी भी तरह का सोर्स हो, किसी भी तरह की चीज हो, उसकी एनर्जी का सोर्स हमारे अर्थ पर अल्टीमेटली सूर्य ही है, सन ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। ठीक, अगर इसका थोड़ा सा साइकिल समझेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कि यहाँ पे क्या है, ये सन है। सन क्या कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा से ही जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और इन्हीं सब चीजों से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कार, बच्चे, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अल्टीमेटली ये सोलर एनर्जी से ही डेराइव्ड है। ठीक, पौधे भोजन बनाएंगे, फिर वो लोग उस पर खाएंगे पिएंगे, फिर उसी से फॉसिल फ्यूल बनेगा, फिर उससे गाड़ियां चलेंगी, या सोलर एनर्जी डायरेक्ट आप एनर्जी लेकर के आप ये सब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में। ठीक, तो किसी भी तरह की एनर्जी हमारे अर्थ पर जो हमें दिखाई देती है वो अल्टीमेटली सन से ही आती है, सूर्य से ही आती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। बल अल्टीमेटली एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी ऊर्जा से ही उसको मिलता है। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि प्रेरक, कुल मिला के जो हमारे जो इकोसिस्टम का जो मोटिवेटिंग जो फोर्स है, जो हमारे इकोसिस्टम में जो फोर्स कहां से डराइव होता है, तो फोर्स अल्टीमेटली सूर्य से ही आती है, सोलर एनर्जी से ही आती है। तो चाहे हमारे अर्थ पर कुछ भी घटना हो रही है, अल्टीमेट सोर्स उसका क्या होगा, सूर्य ही होगा, सन ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का जो एरोजन होता है, जो रस्टिंग होती है, लोहे पे जो जंग लगती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है केवल ऑक्सीजन, दूसरा पूछ रहा है ऑक्सीजन तथा नमी, तीसरा पूछ रहा है हाइड्रोजन, और चौथा बोल रहा है हाइड्रोजन और नमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके इसके रिएक्शन में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। बट ऐसे देखेंगे तो बेसिकली केवल ऑक्सीजन इससे मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली। हाइड्रोजन से जो आयरन है ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता, बहुत उतना रिएक्टिव नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट कर जाए उससे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सरफेस होना चाहिए जिससे कि उसका जो मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रोलिटिक टाइप की जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिसिस टाइप की कुछ रिएक्शन इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि वहां पर इस तरह की चीजें हो। तो जब तक वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना नहीं होगी। तो मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर ये बी आंसर होगा आपका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि बी आंसर ही क्यों, कैसे हो रहा है बी आंसर यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि ये आयरन का ये है रॉड है, कोई आयरन का एक सरफेस है जिसपे जब पानी इकट्ठा रहता है और फिर ऑक्सीजन यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आती है, तो उस समय बेसिकली एक सेल की तरह बिहेव करता है, एक सेल की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो पानी के इसमें कांटेक्ट में आया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एनोडिक साइट है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, धीरे धीरे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है पानी के प्रेजेंस में, और इससे क्या कर रहा है, रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना रहा है और उसके साथ में पानी एसोसिएट हो जा रहा है। तो ये जो बेसिकली ये जो कंपाउंड बन रहा है आयरन का ऑक्साइड .H2O, यही जंग की तरह उसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, तो और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो कैथोडिक साइड में O2 इससे रिएक्ट करके फिर और पानी वहां पे बनाता रहता है, तो धीरे धीरे उसको और भी वो खराब करते रहता है। बेसिकली ये यहाँ पर इक्वेशन है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करता है, तो आयरन का ऑक्साइड बनता है जो उसके लोहे के सरफेस में यहाँ पे जमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? जैसा कि आपको अगर कॉमन उसमें देखा जाए तो आप बोलेंगे हीरा है, और थोड़ा सा अपडेट चाहिए होगा आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए, क्योंकि बीच में ऐसे भी मतलब कुछ साल पहले एक ऐसी स्टडी की गई है कि जिसमें जो नुकीली चीजों को अगर वो के आधार पर उसका जो हार्डनेस की जो टेस्टिंग की गई है, उसमें कुछ नए कंपाउंड निकल के आए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो हीरा सबसे कठोर पदार्थ नहीं है, उस पे अब जो कठोर पदार्थ है वो वुड्सजाइट बोरॉन नाइट्राइड है। और इससे भी एक कठोर पदार्थ ज्यादा पूछा गया है, उसका नाम लैंडसाइट करके है, या हेक्सागोनल डायमंड करके उसको बोलते हैं। वो इससे भी ज्यादा कठोर होता है और उसकी हार्डनेस की टेस्टिंग नए तरीके से की गई है। तो ये और इन पदार्थों को टेस्ट किया गया, तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ नहीं ना होकर के वुड्सजाइट बोरॉन नाइट्राइड ये सबसे कठोर पदार्थ इस समय माना जाता है। अगर ऑप्शन में आपका ये वाला लॉन्स डेलाइट होता तब आपको ये आंसर देना पड़ता, या हेक्सागोनल डायमंड भी इसको बोलते हैं। अदरवाइज वुड्सजाइट बोरॉन नाइट्राइड जो है ये सबसे कठोर वो माना गया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कंसीडर करें कि मतलब आपके इंडेंटर्स नुकीली चीजों के थ्रू जब उसमें प्रेशर दिया जा रहा है और फिर उस मटेरियल की हार्डनेस जब कैलकुलेट की जा रही है, तब ये इसकी जो हार्डनेस है वो डायमंड से ज्यादा है। और ये जो हेक्सागोनल डायमंड है ये और भी ज्यादा कठोर है, यहाँ पे 58% स्ट्रॉन्गर देन डायमंड। ठीक है, ये डायमंड से 58% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, और ये बोरॉन नाइट्राइड से भी ज्यादा कठोर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऑडियोमीटर बेसिकली जो लोग हियरिंग इंपेयर्ड होते हैं, जिनको कम सुनाई देता है, उनके हियरिंग का टेस्ट करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। ये एक कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और जो भी पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसके रेस्पॉन्स के आधार पर ये टेस्ट करते हैं कि उसको किस तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है कि गैल्वेनोमीटर करंट के साथ डायरेक्शन भी बताता है। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयरिंग का काम लोग करते हैं उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। ये करंट की डायरेक्शन और करंट भी बताता है, जबकि जो अमीटर होता है वो केवल करंट बताता है और करंट का डायरेक्शन नहीं बताता है। सेक्सटेंट की बेसिकली क्या होता है, सेक्सटेंट जो है वो आप ओशन वगैरह में जब जो लोग समुद्र में ट्रेवल करते हैं या स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उनके द्वारा स्पेस में किन्हीं भी दो चीजों के बीच का एंगल पता लगाने के लिए सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सोनार एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं सोनार, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसी का शॉर्ट फॉर्म है सोनार। ये बेसिकली साउंड वेव्स का यूज करके हम चीजों से जब वो टकरा के लौटती है, जैसे हमारे समुद्र में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, साउंड वेव्स को भेजता है समुद्र की तलहटी में, या जहां भी जिस भी तरफ आपको देखना है कि वहां पे हमारे सामने क्या है, कुछ है या नहीं है। तो साउंड वेव्स वहां से टकरा करके जब लौटती है तो उसके रिफ्लेक्शन के हिसाब से उस चीज को इमेजिन कर लिया जाता है, उसकी इमेज बना ली जाती है, इमेजिंग कर ली जाती है उसकी, कि वहां पे हमारे सामने या पर्टिकुलर समुद्र की गहराई में इस हमारे जो शिप के आसपास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो ये पूछा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो सोनार है। ठीक, आपका ऑप्शन यहाँ पर सोनार सही होगा। और इसका यूज बेसिकली साउंड की जो वेव्स होती है उनके द्वारा, उनकी जैसे रडार होता है उसी तरह से सोनार का यूज पानी के अंदर किया जाता है। पानी के अंदर साउंड की वेव्स भेजी जाती हैं, वो टकरा के जब लौटती हैं तो उसी उनके लौटने के पैटर्न के हिसाब से चीज की इमेज कंप्यूटर के द्वारा बना ली जाती है और देख लिया जाता है कि वो पर्टिकुलर गहराई में क्या चीज है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी 130 नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो आपके सेट के हिसाब से होगा। ये देखिए आपको चारों इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए, ये ऑडियो मीटर है जो डॉक्टर यूज करते हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देता है उनका जो टेस्ट करने के लिए। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, आपने देखा होगा, जिसको जब आप किसी सर्किट में या किसी बोर्ड में आपको करंट की टेस्टिंग करनी होती तो इसके द्वारा करते हैं। उसमें करंट की डायरेक्शन ये इधर या इस तरफ डिफ्लेक्ट करके इंडिकेट करता है कि कितनी करंट है और किस डायरेक्शन में है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सोनार आपको दिखाई दे रहा है, सोनार है, ये बेसिकली एक सबमरीन है, सबमरीन के अंदर सोनार लगा हुआ है और सोनार इस तरह के वेव छोड़ता है, जैसे आप देख लीजिए, आप ये सब लगे हुए हैं कुछ वो सब रखे हुए एक्सप्लोसिव्स, तो वो उस सोनार के द्वारा डिटेक्ट कर लेता है कि नीचे कोई विस्फोटक या कोई इस तरह की चीज, जैसे यहाँ पे देखिए लोगों ने पहले से बिछा रखा है एक्सप्लोड करने के लिए, इसको किल करने के लिए, मारने के लिए, हिट करने के लिए, तो ये वेव्स के द्वारा इसको डिटेक्ट कर लेता है, जान लेता है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। ये सोनार का इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, इसके द्वारा ये काम करता है। बाकी ये यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये सेक्सटेंट है, तो सेक्सटेंट में बेसिकली यहाँ पे एक दूरबीन की तरह आपको लगा हुआ देखने के लिए, और ये जो एक सुई की तरह लगा हुआ है, तो ये जब भी किसी चीज को हमें एंगल मेजर करना है तो एक कभी हॉरिजन या सन के उसको जीरो मान कर सेट कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ करके इसको देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उससे आप उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो, या तो सन के रेस्पेक्ट में आप इसको नाप सकते हैं या किन्हीं भी दो चीज के रेस्पेक्ट में आप इसका जो एंगल माप सकते हैं सेक्सटेंट की हेल्प की सहायता से, मदद से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है कि रामसार सम्मेलन, रामसार कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जलवायु परिवर्तन से, दूसरा कह रहा है कीटनाशक प्रदूषण से, तीसरा कह रहा है ओजोन परत क्षरण से, और चौथा कह रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो बेसिकली अलग अलग तरह की चीजों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के कन्वेंशन है, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल साइन किए गए हमारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन से अलग तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा, कीटनाशक इनसे अलग, ओजोन परत से आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ठीक। तो आर्द्र भूमि संरक्षण से, इसी तरह से आर्द्र भूमि संरक्षण से जो है वो जो रामसार कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि से संरक्षण से रिलेटेड है। रामसार बेसिकली ईरान का एक शहर है जहां पे इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसीलिए इस कन्वेंशन को रामसार कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो रामसार कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। बाकी जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उनके लिए क्या क्या कन्वेंशन है, आइए देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा इसके अंदर और चलते हैं। देखिए जो रामसार कन्वेंशन है 1971 में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। इसका जो रामसार कन्वेंशन का जो सेक्रेटरीट है, जो सचिवालय है, वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, वहीं पर रामसार कन्वेंशन का भी सेक्रेटरीट बनाया गया है। और अगर आप देख इससे रिलेटेड जो और भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाकी जो आप देखेंगे ओजोन लेयर्स, उसमें ऑप्शन भी दिया था, तो ओजोन लेयर से जो रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन से रिलेटेड है। बाकी जो क्लाइमेट चेंज से जो रिलेशन है आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे के सारे जो किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जबकि रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारे के सारे ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखने वाली चीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ये साइंस इतने क्वेश्चन साइंस में आए थे, उसके सेगमेंट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको इधर विटामिन दिए गए हैं और इधर दिया गया है कि विटामिन कहाँ से, उसका जो सोर्स है क्या है। बेसिकली क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि गेहूं के जो राइस का जो है वो है एम्ब्रियो जो है उससे कौन सा तेल निकलता है, ये
और कौन सा विटामिन उसमें होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते होंगे, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर विटामिन के लिए इसमें ज्यादा पाया जाता होगा। इसी तरह से नींबू में और भी विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी ज्यादा होता है, इसलिए विटामिन सी का सोर्स नींबू ही माना जाएगा। तो इस तरह से ये चीज मानते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विटामिन सी आप सभी को पता है नींबू, यानी कि डी का जो ऑप्शन है वो क्या है, नींबू। डी को किससे मिलाएंगे यहाँ पर, ये जो विटामिन सी को किससे मिलाएंगे, नींबू से। ठीक है। अब इसी तरह से जो विटामिन सी किसमें होता है, नींबू में। अगर विटामिन के की बात आप करें तो विटामिन के जो है वो अल्फा अल्फा में, ये अल्फा अल्फा जो है विटामिन के का सोर्स है। तो ये दो ऑप्शन अगर आप ने पकड़ लिए। बाकी विटामिन ई जो है, जो विटामिन ई है वो राइस ब्रान ऑयल से प्राप्त होता है, और विटामिन डी अब एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 4 के बाद आपका 3, फिर 1 और 2, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो डी सही होगा। ठीक है, ये आपके आंसर थे इसमें। अब इसके बारे में अगर डिटेल जानना हो तो विटामिन के देखिए अल्फा अल्फा से मिलता है, विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, विटामिन ई राइस ब्रान जो ऑयल होता है, सॉरी व्हीट का जो व्हीट जर्म ऑयल जिसको बोलते हैं, गेहूं भ्रूण तेल या व्हीट जर्म ऑयल कहा जाता है इसको, व्हीट जर्म ऑयल से मिलती है, और विटामिन सी जो है वो नींबू से मिलता है। तो इस क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन ये था, ये साइंस का सेगमेंट का इतने क्वेश्चन आए थे, सारे का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आई थिंक मिल चुका है, समझ में भी आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।